तो आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में जो जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी डिमांड है कि रेशनलाइजेशन जो है वो रिजर्वेशन में होनी चाहिए। हमारे साथ एहतिशाम खान साहब है, ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट है और मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर एक सब कमेटी भी तश्कील दी गई जिन्हें ये हिदायत जो है वो दी गई, जिन्हें ये बताया गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आप बात कीजिएगा। और उसके बाद जब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और उस मुलाकात में उन्हें बताया गया कि फ़िलहाल सरकार को, यहाँ की गवर्नमेंट को 6 माह का टाइम जो है वो मिलना चाहिए। तो इसी सब पर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी एक लंबे मुद्दत से जो है ये डिमांड है कि रिजर्वेशन में जो है रेशनलाइजेशन होनी चाहिए? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, मैं पहले एक वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी सेक्टर के अगेंस्ट नहीं है। हम रैशनलाइजेशन मांग रहे पॉलिसी की, ताकि जिसका जितना हक है उसको उतनी रैशनलाइजेशन करके मिल जाए, अपना रिजर्वेशन कोटा जितना मिल जाए। हम उतना एडवांस, हमारे पास उतना एडवांस स्टेट नहीं है, उतना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वी रियलाइज़ समवेयर हमारा एक थोड़ा सा बैकवर्ड में हम फॉल करते हैं। प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास में, तो हमारे को रिजर्वेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन ये कैसी इंसानियत है, ये कैसा इंसाफ है कि अगर हम 2011 का सेंसस उठा के देखें, जो सरकार ने किया है, आपने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, सरकार ने किया है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 69% पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी की है और उनको आपने पॉलिसी अमेंड कर 25-30% पे लाकर खड़ा कर दिया है। उसमें भी हॉरिजॉन्टल कट रहा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कट रहा है। तो हमारे को ये एक जो सैचुरेशन आप क्रिएट कर रहे, इससे में सिर्फ स्टूडेंट्स का मसला नहीं है कि ये अभी हमको रियलाइज़ नहीं हो रहा। देखिए, मैं अगर इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ, पहले दिन से इस चीज़ पे लेकर मैं काम कर रहा हूँ। फॉर्मली होम मिनिस्ट्री से लेकर सबको अप्रोच करा, टॉप से बॉटम से सबको अप्रोच करा, लेकिन मेरे घर पे या मेरा ऐसा कोई नहीं है कि इसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए या जॉब चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा देखें इन अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव, अगर हम इसको देखें, हम कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ साथ में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है एक्चुअली रिजर्वेशन के, जो रिजर्व कैटेगरी से है, हमको ये भी एक चेक करना है कि उनको रिजर्वेशन मिल भी रही है या नहीं। कुछ ऐसे लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो फाइनेंशियली अच्छे खासे स्टेबल है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब जॉब लेने की बात आए, एडमिशन की बात आए, तब वो ST या SC लेकर आ जाते और जो जिसका हक है उसका हक खा जाते। अभी जैसा आपने बोला कि चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, फिर कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिले थे। आई वॉज़न्ट अ पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, बट हाँ, कुछ लोग उनसे मिले थे। मैं वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद था। अंदर क्या बात हुई हमको, मैं तो वही बिलीव कर रहा हूँ जो उन्होंने आकर बाहर बोला। कुछ कंक्रीट मेरे हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्टिव लेकर नहीं आए। हम अगर उनको 6 महीने का टाइम देना ही था, उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ है। और CM साहब का या अभी की सरकार का ये स्टेटमेंट आता है कि ये अब मसला सब जुडियस हो गया है, और फिर उसी के साथ में एक स्टेटमेंट आता है कि हमको सरकार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं मिली है, 5 साल के लिए मिली है, तो हम धीरे धीरे सब पैसिफाई कर देंगे। लेकिन ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है कि आप अगले 5 साल तक इस पॉलिसी को लिंगर करते रहेंगे। और ये एक ऐसा इशू है, हमारा अभी टॉप कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट पे। 32% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो सारे यूथ, ये वो फिगर है जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट्स है, जिनकी क्वालिफिकेशन इससे कम है, वो तो इस पर एडिड भी नहीं है। स्टूडेंट्स जो है, जो चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उनका मानना था कि हमने एक डिमांड रखी कि अगर 6 महीने का टाइम दिया जाता है तो आप कम से कम रिक्रूटमेंट को सुलझा। देखिए, पॉसिबिलिटी ये सर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, जो इसका शायद मैं लॉजिकल आंसर ना दे पाऊँ, बट हमारा ये डिमांड था। वहाँ पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब थे, हमारे MLA साहब थे, वहाँ पे वहीद परा साहब थे, शेख खुर्शीद साहब थे, इल्तिजा मुफ्ती जी थी, जुनैद मत्तू साहब थे। तो उनका भी एक ये आया था कि हाँ, हम रिक्रूटमेंट रोक नहीं सकते, लेकिन उसको स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाई कोर्ट का भी एक डायरेक्टिव आया है कि जब तक कि मतलब जो भी रिक्रूटमेंट इस स्पैन में ये करेंगे, दे विल बी कंडीशनल टू द रिजल्ट, जो भी हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आएगा। तो कहीं ना कहीं हम इंशाल्लाह इसकी उम्मीद करते हैं कि फेवर में आएगा, जनरल कैटेगरी के फेवर में उसका नतीजा आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा सरकार के पास में, वो मैकेनिज्म वापस से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वापस से आपको उसको लेकर सारी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप अपना बर्डन बढ़ा रहे हो, तो उसको लेकर हमारा रिक्वेस्ट तो है कि आप स्लो डाउन करें प्रोसेस को। लेकिन उस पर हमको ये बोला जा रहा है कि मसला सब जुडियस है, हम इस पे कंक्रीट स्टेप नहीं ले पा रहे।
तो जनाब इस पार्टी ने क्या, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन लड़े 370 के नाम पे, 35A के नाम पे, स्टेटहुड के नाम पे, जो तीनों सब्जेक्ट सब जुडियस है। अगर आपके इलेक्शन लड़ने के टाइम पे वो चीज़ें सब जुडियस नहीं थे तो हमारा ये रिजर्वेशन का इशू सब जुडियस का बहाना थोड़ा लेजिटिमेट नहीं लगता मेरे को। उसके ऊपर से अभी हमसे वादा किया गया पहले मैनिफेस्टो में, सारी इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सरकार में है, जिनकी मैं बात करूँ, जो सरकार चला रहे, उनने बोला कि हम आते ही इसको रिवाइज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका स्टैंड थोड़ा सा ढीला लग रहा है। अब उसके क्या रीजंस है, पॉलिटिकल वोट बैंक वाला स्टांस मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि जितने भी एमएलएज हैं, 90 अगर हमारे एमएलएज हैं, उसमें से 65% एमएलएज उस वोट बैंक वाले एरिया से आते हैं जहाँ पे जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है। तो उनको ये चीज़ क्यों रोक रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कमेटी जो तश्कील दी गई है, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ स्टेक होल्डर्स का मानना है कि हमने कुछ रोज़ कबल मैडम सकीना इतू जी से भी मुलाकात की, क्या वहाँ से निकल कर आया, क्या स्टेक होल्डर्स जो है अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? देखिए, मैं भी चेयरपर्सन साहिबा से मिलकर आया, उनका रिस्पांस काफ़ी कॉर्डियल था, उन्होंने पेशेंस के साथ बात सुनी, शी वॉज़ वेरी कॉर्डियल, और काफ़ी एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। मैंने भी एक डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करा जिसमें कुछ स्टार्ट्स मैंने डाले हुए थे, जो भी मैंने एनालाइज़ किया हुआ है डे 1 से, क्योंकि जब से ये अमेंडमेंट हुई है उसके बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट डे से मैं शुरू हुआ हूँ। अब उनका एक कहीं ना कहीं एक सरकार में एक थोड़ी सी एक ऐसी बात आ रही है कि रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़्यादा है, कई सारी तंजीमें आ गई है जो अब अपने आप को जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव प्रोक्लेम कर रही है। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, क्रेडिबिलिटी आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, वो सिस्टम को डिसाइड करना है कि किसकी बात आप सुन रहे हो, एंड यू हैव टू चेक इट कि किन के पास में एक्चुअली बैगेज में कंक्रीट डेटा है, किन के साथ में लोग हैं। कई सारे लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसको ऑनलाइन अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब मीडिया में आके बात कर रहे हैं, कुछ लोग इन लोगों से मिल रहे हैं। तो आई वुड बिलीव कि अगर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी है कलेक्टिवली आके एक प्लेटफॉर्म पे इनसे बात करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। अब लेकिन जो आपने बात करी स्टेक होल्डर्स जाके उनसे मिले, मैं भी अलग जाकर उनसे मिला, कुछ कंस्ट्रक्टिव मेरी भी अपॉइंटमेंट मिली, मुलाकात को अभी 5-6 दिन हो रखे, कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल कर नहीं आया। मेरे से पहले जो लोग मिले थे उनको भी यही यकीन दिलाया गया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में हम कुछ इनिशिएट इस पर कर रहे चीज़ें। आप देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, जब कैबिनेट सब कमेटी का फॉर्मेशन हुआ तब मैं एक मीडिया इंटरव्यू में बैठा था तो ये न्यूज़ आई। उसके बाद में ऑर्डर आते आते 2.5 महीना लग गया, और उस 2.5 महीने के बाद में ऑर्डर के बाद में अभी कुछ दिन पहले एक पहली मीटिंग हुई कैबिनेट सब कमेटी की। तो ये सीरियसनेस दिखाता है हमारी सरकार की या कैबिनेट सब कमेटी कितने सीरियस है वो लोग, उनको कुछ पड़ी ही नहीं इस चीज़ की। आपको क्या लगा, क्या उम्मीद है 6 माह के अंदर कोई कंक्रीट स्टेप लिया जा सकता है? देखिए, वादाबंद तो है ये लोग। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद उन स्टूडेंट से कमिटमेंट किया कि 6 महीने में हम करेंगे, उनके स्टेटमेंट्स पब्लिक में है। अनफॉर्चुनेटली मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आए मार्केट में, क्योंकि बोला गया कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, शेड्यूल्ड नहीं थी, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं मिलेंगे। एक साहब ने RTI फाइल की थी, तो उससे ही चीज़ हमको पता लगी, वरना पता नहीं चल रहा था चीज़ें क्या हो रहा है। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब का वादा है, सब कमेटी इज़ बाउंड, टाइम बाउंड कि 6 महीने में उनको इसको रैशनलाइज करना है, वॉट एवर दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, क्योंकि एज ऑफ नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम यूनियन टेरिटरी में है, सब कुछ इस डिस्पेंसेशन के हाथ में नहीं है, बिजनेस रूल्स भी पूरी तरह डिफाइंड नहीं है। लेकिन हमारे को ये उम्मीद तो है कि 6 महीने में आप अपनी रिपोर्ट बनाए, आप कुछ तो सबमिट करें कंस्ट्रक्टिव आप। और सबसे बड़ा एक एप्रीहेंशन ये है कि जो कैबिनेट सब कमेटी है उसमें जनरल कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर्स है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जो उनकी चेयरपर्सन है, मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का ट्वीट देख रहा था कि वो तीनों लोग रिजर्व कैटेगरी से है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी का बंदा हूँ, मैं किसी ऐसी कमेटी का मेंबर हूँ या मेरे पास ऐसा कोई पावर है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक लूजर हैंड रहेगा अपनी कैटेगरी के लोगों के लिए। बट मैं उम्मीद करता हूँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ अपना रिपोर्ट फ्रेम करे। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि 6 महीने अब उन्होंने बोला, उसमें से भी ऑलमोस्ट 2.5-3 महीना तो हो ही गया, कि जल्द से जल्द वो इसको एक्सपर्टाइज करे और हमारे को कुछ तो रिलीफ मिले। जब हम रेशनलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम रिजर्वेशन पे आते हैं, तो इंदिरा साहनी केस के बारे में तकरीबन तमाम लोग जानते हैं। 50% वाली जो कैप है उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को काफ़ी क्लोज से देखते हैं, क्या लगता है किस तरह से रेशनलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए? देखिए, हमारी डिमांड पहले जो इनिशियली शुरू हुआ, हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बहुत खतरनाक सरकार को मांग नहीं रहे थे। हमारा पहले LG साहब थे, जब सरकार नहीं थी तब भी मेरा अपना यही था स्टैंड। जब मैंने LG साहब को इन राइटिंग अप्रोच करा या किसी को भी अप्रोच करा, बाकी सब जो स्टेक होल्डर्स थे, हम उनको बोल रहे थे कि आप पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस करो, देख लो कि आपके पास, हमारा क्योंकि स्टार्ट बहुत पुराना है,
हो सकता है जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन सच में कम है और उनकी ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको दे दो भाई। लेकिन जो हमारे पास अभी स्टार्ट है तो 69% 70% पॉपुलेशन तो जनरल कैटेगरी की है, और 2011 से अभी तक तो वो बढ़ी ही होगी, कम तो हुई नहीं होगी। आप पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस करो, उसके बाद में आप कैटेगराइज, जैसे आपने जिन क्राइटेरियाज पे आपने कैटेगराइजेशन की है रिजर्वेशन की, उसको रिव्यू करें। अगर कोई एक क्राइटेरिया मैं फुलफिल नहीं करता कि मेरा जो घर है वो 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरी इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या मैं एक्चुअली उसमें फॉल कर रहा हूँ? अगर मैं फॉल कर रहा हूँ उसके बाद भी मैं उसके पर्क्स ले रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। मैं हर बार अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, जितना ये रैशनलाइजेशन जनरल कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ही बाकी रिजर्व क्लासेस के लिए भी है। क्योंकि एक्चुअली मैं आपसे सोहेल भाई, अगर फॉर्मली बात करूँ, अगर मैं आपसे कैजुअली बात भी करूँ, काफ़ी लोग मेरे पास भी कनेक्ट करे हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको उसका हक नहीं मिलता, उनको एक्चुअली लड़ना पड़ता है। क्रीमी लेयर्स की अगर हम बात क्रीमी लेयर्स की हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मेस्ड अप है पूरा एक इक्वेशन। इसको सॉर्ट करना बहुत, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की। हम रियली सरप्राइज्ड कि इतना टाइम हो गया आप सरकार को बने हुए, बोल रहे मसा 3 महीने में कुछ नहीं होता। 3 महीने में बहुत कुछ होता है अगर आप चाहे तो। देखिए, हम एक यानी यूनियन टेरिटरी में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में रहते हैं, जहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट जो है, यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है। तो ये चीज़ें किसके डोमेन में आती है, जो रेशनलाइजेशन वाला इशू आप उठाते हैं? देखिए, रैशनलाइजेशन वाला इशू, देखिए बिजनेस रूल्स अभी तक प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। तो जब वोट मांग रहे थे तब उमर साहब ने बोला कि मैं कर सकता हूँ, इलेक्शन जीत गए, अब बोल रहे कि ड्यूअल पावर कॉरिडोर है। वो अंडरस्टैंड, ये इलेक्शन लड़ने से पहले भी सर 5 अगस्त 2019 को क्लियर हो गया था कि जो भी सरकार आएगी उनको एलजी साहब के साथ में काम करना पड़ेगा, एंड एलजी साहब विल बी द अल्टीमेट बॉस इन मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर तब वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं कर लूँगा, जीतने के बाद तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। एंड मैं आपसे बोलूँ, आज तक के मार्च के बाद से, पिछले साल मार्च से अभी तक के जनरल कैटेगरी का ओपन मेरिट का एक भी स्टूडेंट या एक भी एस्पिरेंट सड़क पे नहीं आया। सिर्फ एक ओकेजन पे आए जब सीएम साहब के घर के बाहर गए, एंड वो चीज़ उनके ही पार्टी के एमपी ने लीड करी, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया उसमें, और काफ़ी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी थे हमारे साथ। अगर ये चीज़ एम्पलीफाई हो रही है अक्रॉस द पार्टी लाइंस, तो कहीं ना कहीं इस बात में वजन है, कहीं ना कहीं हमारी डिमांड जेन्युइन है। अगर सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाली है तो मतलब उनको लग रहा है कि चीज़ गलत हुई है, मैं इसको सही करूँगा या मैं सही करने का अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हम अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हर बार पे बोलता हूँ, इस सरकार के हाथ में हर चीज़ नहीं है। ड्यूअल पावर कंट्रोल है, नो डाउट, बट आपका जो अभी एक रोल बनता है कि आप अपनी कमेटी को बोले, अपनी रिपोर्ट फ्रेम करें और वो सबमिट करें, आप उसमें इंसाफ करें। फिर आप दूसरे के कोर्ट में बॉल डाल रहे, हम फिर उनसे भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे। मैं डे 1 से एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब से सरकार नहीं थी, सरकार आई तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो आपका भी थोड़ा सा एक रिलीफ हो जाते हैं आपकी, चलो कोई अपना है जिसको जाके मिल सकते। अब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनके पास जाके अपना गिला सुना सकता हूँ। एलजी साहब के साथ में जाके वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना फ्रीली, इतना फ्रीक्वेंटली आप बात करो। और ये पॉपुलर गवर्नमेंट हमसे यही वादा करके आई, आप वोट डालो कि मैं इसको रिव्यू करूँगा। कब करेंगे सर रिव्यू? मरकज़ में बैठे जो आला अहदेदारान हैं, जो सरकार इस वक्त मरकज़ में है, क्या आपने किसी को अप्रोच किया वहाँ मिलने के लिए? देखिए, मिलने के लिए कुछ स्टेक होल्डर शायद गए थे। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मैं इसीलिए नहीं बोलता कि हम उसके पास जा रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। मैं अपना पर्सनली बोलूं तो हाँ, मैंने होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखी है फॉर्मली, मैंने उनको अप्रोच करा है, उनको डिप्यूटीज़ को अप्रोच करा है इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए। लेकिन जब तक कि हमारे अपने लोकल यहाँ पे सब, अभी अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल एहतशाम वहाँ जाकर बात कर रहा है तो शायद एहतशाम को हल्के में लेने असर ना रखे। लेकिन अगर यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट है, मेरे पास एक सब कमेटी की रिपोर्ट है जो मेरी इशू को, मेरी रिक्वेस्ट को सपोर्ट कर रही है, तो वो एक वज़न लेकर जाऊँगा, तो वहाँ पे भी आगे सीरियस चीज़ मेरे को सीरियसली लिया जाएगा। और अगर आपकी एक यूनियन टेरिटरी की एक रीजन की सरकार आपको रेकमेंड करके दे रही है कि हमने जी सारे स्टेक होल्डर से बात करी है, जो भी उनका मैकेनिज्म है, जैसे भी उनको करना है, और हम इस नतीजे पे पहुँचे एंड वी रेकमेंड कि इसको रिव्यू किया जाए, तो वो चीज़ ज़्यादा असर रखेगी। 70-30 रेशो की अगर जो बात आप कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न दूसरी कैटेगरी के साथ यहाँ पर छेड़ना जो है वो ज़रूरी है। किसी का कोटा कटेगा, किसी में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें पार्लियामेंट में होती हैं, मतलब उसको अमेंड करना, क्या लगता है आपको यहाँ की सब कमेटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? देखिए, सब कमेटी से हमको भी
वी क्लियरली नो इट कि उनने भले ही वादा कुछ और किया हो, बट हमको भी कहीं ना कहीं ये पता है कि सब कमेटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक रिकमेंडेशन दे सकती है। आप एलजी साहब को सबमिट कर सकती है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या जो भी इन स्टूडेंट्स का, इन एस्पिरेंट्स का एक मुतालबा है, इसको लेकर हमने ये स्टडी करा है, एक रिसर्च करा है, उसका रिजल्ट ये है, तो वी ऑल्सो रिकमेंड कि आप इसको रिव्यू करें। करना एलजी साहब के थ्रू ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, बट इनने जो वादा किया है, जो इनका एक बेसिक स्टेप है, वो तो ये फुलफिल करें। उसके बाद में हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। करना उनके ही थ्रू, उनके हाथों ही होना है। उनने ही इसको अमेंड करा था, वही इसको फिक्स भी करेंगे, बट इनिशिएशन तो यहाँ से हो। अगर हमने अपनी पॉपुलर सरकार लाई है, इतना क्लियर स्वीप दिया, इतना अच्छा मैंडेट मिला है सरकार को, एंड मैं आपसे अगर बात करूँ सुहेल भाई, मैं काफ़ी एमएलए साहिबान से मिला, मैं कुछ दिनों से उनसे मिल रहा हूँ, इनफॉर्मली बात कर रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है रिव्यू से। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 एमएलए साहब से तो मेरी बात हुई, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रिव्यू से, बट पता नहीं क्यों। अगर ऑब्जेक्शन नहीं है, जब एमपी साहब सामने आ सकते हैं, जब आपके साथ वो प्रोटेस्ट में बैठ सकते हैं, तो ये एमएलएस क्यों नहीं फिर आपके साथ? मेरा भी सवाल यही था उन लोग से कि अगर पीडीपी से हमारे साथ एमएलए आके बैठे, जो पीडीपी के असेंबली के लीडर है वहीद परा साहब, वो आके हमारे साथ बैठे, शेख खुर्शीद साहब हमारे साथ आके बैठे, तो आपकी पार्टी के क्यों नहीं आए? उनका कुछ रीजनिंग है, इंटरनल पार्टी का कुछ है, उसमें मैं नहीं समझता कि मैं जवाबदेही हूँ या मेरे को कुछ बोलना चाहिए। उनका इंटरनल बिजनेस है, वो क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। या फिर उनको उसके बाद में अगर कुछ हमारे एमएलए साहिबान हैं जो ऑन ट्विटर पे या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको सपोर्ट कर रहे, ऑन ग्राउंड वो आते, तो चीज़ें हमारा केस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बनता। आखिर में सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी अपील तो सब कमेटी से यही रहेगी कि इसको आप जितना जल्दी हो सके एक्सपर्टाइज करें। आपने 6 महीने का एक वैलिडिटी दिया है अपने सब कमेटी को, लेकिन दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको 6 महीने तक स्ट्रेच करें। आप इसको 6 महीने से पहले भी कंक्लूड कर सकते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को आप एंगेज करें। हम में से कोई लीडर नहीं बनना चाहता। मैं एटलीस्ट अपनी बात करूँ, मेरे को इस सब्जेक्ट को लेकर लीडर नहीं बनना, जहाँ पे वी हैव टू वर्क फॉर कंसिडरिंग अ बिगर पिक्चर। एक लार्जर प्रिज्म से हमको देखना पड़ेगा ये चीज़। और हमारे पेरेंट्स को या हमारे जो बाकी लोग हैं उनको रियलाइज़ नहीं हो रही। अभी सड़कों पे सिर्फ आपको या फिर मीडिया से बात करते हुए सिर्फ आपको एस्पिरेंट्स दिखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट तो हमेशा से पेरेंट्स से रही है, शायद ये चीज़ उनको अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस के रेपरकशंस बहुत ख़राब होंगे। उसके साथ साथ में अभी हमारा असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, तो सारे एमएलए साहब से मिलने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके चैनल से, आपके मीडियम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस इशू को टेकअप करें पार्लियामेंट सेशन में, असेंबली सेशन में, अगर आपसे हो सके तो। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, किसी एक इंडिविजुअल को इससे फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा। ये पूरी कम्युनिटी, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको इफेक्ट करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो थैंक यू।